पेज नंबर 413, बुक 8। जिन बुराइयों की हम बात कर रहे थे वे राज्य में बहुत कम हो जाएंगी। हाँ, वे बहुत कम हो जाएंगे। आजकल गवर्नर जिन वजहों का मैंने जिक्र किया था उनसे प्रेरित होकर अपनी प्रजा के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जबकि वे और उनके मानने वाले, खासकर शासक वर्ग के नौजवान, तन मन दोनों से ऐशो आराम और आलस की जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं। वे कुछ नहीं करते और न तो खुशी और न ही दर्द को रोक पाते हैं। बिल्कुल सच है। वे खुद सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं और अच्छे कामों को करने में कंगाल की तरह लापरवाह रहते हैं। हाँ, बेपरवाह। उनके बीच ऐसी हालत होती है कि और अक्सर राजा और उनकी प्रजा एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं, चाहे सफ़र पर हो या किसी और मौके पर, तीर्थ यात्रा पर या मार्च पर, साथी सैनिक या साथी नाविक के तौर पर। हाँ, और वे खतरे के समय एक दूसरे का बर्ताव देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ खतरा होता है वहाँ इस बात का कोई डर कोई डर नहीं होता कि अमीर लोग गरीब लोगों को बुरा समझेंगे। और बहुत मुमकिन है कि धूप से झुलसा हुआ दुबला पतला गरीब आदमी लड़ाई में किसी ऐसे अमीर आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने कभी अपना रंग नहीं बिगाड़ा, उसके पास बहुत ज़्यादा फालतू मांस हो। जब वह ऐसे किसी को हाफते हुए और परेशान न देखता है तो यह नतीजा निकलने से कैसे बचा जा सकता है कि उसके जैसे लोग सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि किसी ने उन्हें लूटने की हिम्मत नहीं की है। और जब वे अकेले में मिलते हैं तो क्या लोग एक दूसरे से नहीं कहेंगे कि हमारे योद्धा ज़्यादा काम का नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है, यह उनके बात करने का तरीका है। और जैसे किसी बीमार शरीर में बाहर से कुछ भी छूने की से बीमारी आ सकती है, और कभी कभी कोई बाहरी वजह न होने पर भी अंदर हंगामा हो सकता है, वैसे ही जहाँ जहाँ भी राज्य में कमजोरी होती है वहाँ बीमारी होने की संभावना होती है, जिसका कारण बहुत मामूली हो सकता है। एक पार्टी बाहर से अपने कुलीन वर्ग को लाती है, दूसरी अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों को, और फिर राज्य बीमार पड़ जाता है और खुद से ही लड़ने लगता है, और कभी कभी कोई बाहरी वजह न होने पर भी भटक सकता है। हाँ, जरूर। और फिर डेमोक्रेसी तब आती है जब गरीब लोग अपने दुश्मनों को हरा देते हैं, कुछ को मार देते हैं और कुछ को भगा देते हैं, जबकि बाकी को वे आज़ादी और ताकत का बराबर हिस्सा देते हैं। और यह सरकार का वह तरीका जिसमें मजिस्ट्रेट आमतौर पर लॉटरी से चुने जाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यही डेमोक्रेसी का नेचर, चाहे क्रांति हथियारे से हुई हो या डर की वजह से दूसरी पार्टी पीछे हट गई हो। और जब उनका रहन सहन कैसा है और उनकी सरकार कैसी, क्योंकि जैसी सरकार होगी आदमी भी वैसा ही होगा। उन्होंने कहा, साफ है। सबसे पहले, क्या वे आज़ाद नहीं हैं? और क्या शहर आज़ादी और खुलेपन से भरा नहीं है? कोई भी आदमी जो चाहे कह कह और कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा कहा जाता है। और जहाँ आज़ादी है वहाँ साफ तौर पर इंसान अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से चलाने में काबिल है, स्पष्ट रूप से। तो फिर इस तरह के राज्य में इंसानी स्वभाव की सबसे ज़्यादा वैरायटी होगी, वहाँ होगा। तो यह सबसे सुंदर राज्य है, जैसा कढ़ाई वाला कपड़ा जिस पर हर तरह के फूल लगे हों, और जैसे औरतें और बच्चे अलग अलग रंगों को सबसे सुंदर समझते हैं, वैसे ही कई आदमी ऐसे हैं जिन्हें यह राज्य, जो इंसानों के तौर तरीकों और किरदारों से सजा है, सबसे सुंदर राज्य लगेगा। हाँ, हाँ मेरे अच्छे सर, और इससे बेहतर सरकार कोई नहीं होगी। क्यों? वहाँ जो आज़ादी है उसकी वजह से उनके पास कई तरह के संविधान है, और जो कोई भी देश बनाना चाहता है, जैसा कि हम कर रहे हैं, उसे डेमोक्रेसी में वैसे ही जाना होगा। वह किसी बाजार में जाता है जहाँ वे उन्हें बेचते हैं, जो उसे सही लगे उसे चुन लेना चाहिए। फिर जब वह अपनी पसंद कर ले तो वह अपना देश बना सकता है। उसके पास जरूर काफ़ी पैटर्न होंगे, और मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस राज्य में राज करें, भले ही आप में काबिलियत हो, या आप जब तक चाहें राज किए जाएं, या जब बाकी लोग जंग में हों तो जंग में जाएं, या जब दूसरे शांति में हो तो शांति से रहें। जब तक आप ऐसा न चाहें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कानून आपको पद पर रहना डिस्कार्ड करने से मना करता है। कि अगर आपकी मर्जी हो तो आपको पद पर नहीं रहना चाहिए या डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। क्या यह ज़िंदगी जीने का सही तरीका नहीं है, जो इस समय बहुत मज़ेदार है? फिलहाल हाँ। और क्या कुछ मामलों में दोषी लोगों के प्रति उनकी इंसानियत काफ़ी प्यारी नहीं है? क्या आपने नहीं देखा कि डेमोक्रेसी में बहुत से लोग, भले ही उन्हें मौत की सजा या देश से निकाला दे दिया गया हो, वहीं रहते और घूमते रहते हैं? दुनिया में एक सज्जन व्यक्ति हीरो की तरह घूमता और कोई नहीं देखता या परवाह नहीं करता।
उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बहुत सारे। मैंने कहा, डेमोक्रेसी की माफ़ करने वाली भावना और छोटी बातों की परवाह न करना और उन सभी अच्छे असूलों की अनदेखी जो वह देखती है, जिन्हें हमने शहर की नींव रखते समय पूरी ईमानदारी से रखा था। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ कम हुनर वाले लोगों को छोड़कर ऐसा कोई अच्छा आदमी नहीं होगा जिसे बचपन से ही खूबसूरत चीज़ों के बीच खेलने और उन्हें मज़ेदार और पढ़ने लायक बनाने की आदत न हो। वह कितनी शान से हमारी इन सभी अच्छी बातों को अपने पैरों तले रोन देती है। कभी उन कामों के बारे में नहीं सोचती जो एक राजनेता बनाते हैं और हर उस इंसान को इज्जत देने को बढ़ावा देती है जो लोगों का दोस्त होने का दावा करते हैं। हाँ, वह एक नेक दिल की है। और ये और दूसरी मिलती जुलती खूबियाँ डेमोक्रेसी के लिए सही हैं, जो सरकार का एक आकर्षक तरीका जो अलग अलग तरह और गड़बड़ी से भरा है और बराबर और अलग अलग लोगों को एक तरह की बराबरी देता है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा, अब सोचिए कि व्यक्ति किस तरह का इंसान है, या यूँ कहें कि स्टेट के मामले में सोचिए कि वह कैसे बना है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। क्या यह सही नहीं है? वह उस कंजूस और अमीर पिता का बेटा जिसने उसे अपनी आदतें सिखाई हैं। बिल्कुल। और फिर अपने पिता की तरह वह उन सुखों को ज़बरदस्ती दबाकर जो खर्च करने वाले हैं पाने वाले नहीं, जिन्हें गैर ज़रूरी कहा जाता है। ज़ाहिर तौर पर क्या आप साफ साफ यह बताना चाहेंगे कि कौन सी खुशियाँ ज़रूरी हैं और कौन सी ज़रूरी गैर ज़रूरी? मुझे क्या ज़रूरी सुख वे नहीं हैं जिनका हम छुटकारा नहीं पा सकते और जिनसे संतुष्टि ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और उन्हें ऐसा कहना सही है क्योंकि हम स्वभाव से ही फ़ायदेमंद और ज़रूरी दोनों चीज़ों की इच्छा करने के लिए बने हैं और हम इससे बच नहीं सकते। तो क्या हम उन्हें ज़रूरी कहकर गलत नहीं कह करते? हम नहीं कर रहे हैं। और जिन इच्छाओं से एक आदमी छुटकारा पा सकता है अगर वह अपनी जवानी में मेहनत करे और जिनके होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और कुछ मामलों में तो इसका उल्टा भी होता है, क्या हम यह कहने में सही नहीं होंगे कि ये सब गैर ज़रूरी हैं? हाँ, बेशक। मान लीजिए हम दोनों में से किसी भी तरह का उदाहरण चुनते हैं ताकि हमें उनके बारे में एक आम जानकारी मिल सके। बहुत अच्छा। क्या खाने की इच्छा, यानी सादा खाना और मसाले, जहाँ तक वे सेहत और ताकत के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी रखने के लिए ज़रूरी हैं, हाँ, लेकिन मसाले सिर्फ तभी ज़रूरी हैं जब वे सेहत के लिए अच्छे हों, निश्चित रूप से। और जो इच्छा इससे भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्वादिष्ट खाने की या दूसरी ऐशो आराम की चीज़ों की, जिनसे आमतौर पर छुटकारा पाया जा सकता है अगर उन्हें जवानी में कंट्रोल और ट्रेनिंग दी जाए, और जो शरीर के लिए नुकसानदायक है और जान और अच्छाई की खोज में आत्मा के लिए नुकसानदायक है, उन्हें सही मायने में गैर जरूरी कहा जा सकता है। बिल्कुल सच है। क्या हम यह नहीं कह सकते कि इच्छाएं खर्च करती हैं और दूसरी इच्छाएं पैसा कमाती हैं, क्योंकि वे प्रोडक्शन में मदद करती हैं? निश्चित रूप से। और प्यार के सुखों और बाकी सभी सुखों के लिए भी यही बात लागू होती है। सत्य है। और जिस मूर्ख की हमने बात की, वह वह था जो इस तरह के सुखों और इच्छाओं में डूबा हुआ था और गैर जरूरी इच्छाओं का गुलाम था, जबकि जो सिर्फ जरूरी चीज़ों के अधीन था वह कंजूस और अमीरों का गुलाम था। बिल्कुल सच। फिर से आइए देखें कि कैसे अनडेमोक्रेटिक आदमी ओलिगार्किकल से बाहर निकलता है। जैसा कि मुझे लगता है आमतौर पर यही प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? जब एक नौजवान, जिसे हम अभी जिस तरह बता रहे थे, बुरे और कंजूस तरीके में पाला पोसा गया हो, उसने ड्रोन का शायद चखा हो और वह गुस्से और चालाक लोगों के साथ रहने लगा हो जो उसे हर तरह की तरकीबें और तरह तरह के सुख दे सकते हैं, तो जैसा कि आप सोच सकते हैं उसके अंदर का ओलिगार्किकल सिद्धांत डेमोक्रेटिक सिद्धांत में बदलना शुरू हो जाएगा। जरूर। और जैसे शहर में एक जैसे लोगों की मदद कर रहे थे और बदलाव बाहर से आए लोगों के एक ग्रुप की मदद से हुआ था, वैसे ही जवान आदमी भी बाहर से आई इच्छाओं के एक ग्रुप में से बदल गया, और जो जो उसके अंदर की इच्छाओं की मदद कर रहे हैं, जो एक जैसी हैं और फिर इससे एक जैसी हैं, उसी की मदद कर रही हैं। निश्चित रूप से। और अगर कोई ऐसा साथी हो जो उसके अंदर ओलिगार्किक सिद्धांत में मदद करता हो, चाहे वह पिता का असर हो या रिश्तेदार का, उसे सलाह दे रहा हो या डांट रहा हो, तो उसकी आत्मा में एक गुट और एक विरोधी गुट पैदा हो जाता है, और वह
खुद से ही जंग करने लगता है। ऐसा ही होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है जब डेमोक्रेटिक सिद्धांत ओलिगार्की के आगे झुक जाता है और उसकी कुछ इच्छाएं मर जाती हैं और कुछ खत्म हो जाती हैं, उस जवान आदमी की आत्मा में सम्मान की भावना आ जाती है और व्यवस्था फिर से बन जाती है। उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। और फिर जब पुरानी इच्छाएं निकल जाती हैं तो नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं जो उनके जैसे होती हैं, क्योंकि उनके पिता को नहीं पता कि उन्हें कैसे सिखाया जाए, इसलिए वे बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यही तरीका है। वे उसे उसके पुराने साथियों के पास खींचते हैं और उनके साथ गुप्त संबंध बनाकर उनमें उनमें बच्चे पैदा करते और बढ़ाते हैं। बिल्कुल सच। आखिरकार वे उस जवान आदमी की आत्मा के किले पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे वे सभी कामयाबी, सही कामों और सच्ची बातों से खाली समझते हैं, जो देवताओं को प्यारे लोगों के मन में बसते हैं और उनके सभी सबसे अच्छे रखवाले और पहरेदार होते हैं। कोई भी बेहतर नहीं। झूठे और घमंडी विचार और मुहावरे बढ़ते जाते हैं और उन्हीं की जगह ले लेते हैं। वे ऐसा जरूर करेंगे। और इस तरह वह जवान आदमी कमल कमल खाने वालों के देश में लौट जाता है और सबके सामने वही रहने लगता है। और अगर उसके दोस्त उसके अमीर लोगों की मदद करते हैं तो ऊपर बताई गई बेकार की सोच राजा के किले का दरवाजा बंद कर देती है। वे न तो दूतावास को अंदर आने देते हैं और न ही अगर प्राइवेट सलाहकारों, बुजुर्गों जैसे पिता जैसी सलाह देते हैं तो वे उनकी बात सुनते हैं या उन्हें अपनाते हैं। लड़ाई होती है और वे जीत जाते हैं। और फिर शर्म, जिसे वे बेवकूफ़ी कहते हैं, उसे वे बेइज्जती से देश निकाला दे देते हैं। और संयम, जिसे वे मर्दानगी का नाम देते हैं, उसे कीचड़ में रौंद कर फेंक दिया जाता है। वे लोगों को यकीन दिलाते हैं कि कम खर्च करना और सही तरीके से खर्च करना बदतमीजी और मतलबीपन है। और इसी तरह बुरी इच्छाओं की भीड़ की भी मदद से वे उन्हें बॉर्डर के पार भगा देते हैं, हाँ, इच्छा शक्ति के साथ। और जब वे उस इंसान की आत्मा को खाली और साफ कर देते हैं तो अब उनके काबू में है और जिससे वे बड़े रहस्यों में दीक्षित कर रहे हैं। तो अगली चीज़ यह होती है कि वे अपने घर में घमंड, अराजकता, बर्बादी और दृष्टता को चमकीले कपड़ों में लाते हैं और जिनके सिर पर मालाएं होती हैं और उनके साथ एक बड़ी भीड़ होती है और जो उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें मीठे नामों से पुकारते हैं। घमंड को वे परवरिश कहते हैं, अराजकता को आज़ादी और बर्बादी को शान और दृष्टता को हिम्मत। और इस तरह वह जवान आदमी अपनी असली स्वभाव से, जिसे ज़रूरत की पाठशाला में ट्रेनिंग मिली थी, निकल कर बेकार और गैर जरूरी सुखों की आज़ादी और मनमानी से चला जाता है। उन्होंने कहा, हाँ, उन्हें बदलाव साफ दिख रहा है। इसके बाद वह जीता रहता है। अपना पैसा, मेहनत और समय गैर जरूरी चीज़ों पर उतना ही खर्च करता है जितना जरूरी चीज़ों पर। लेकिन अगर वह खुशकिस्मत है और उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो जब साल बीत जाते हैं तो जुनून का सबसे अच्छा समय ख़त्म हो जाता। मान लीजिए कि वह फिर शहर में निकाली गई अच्छाइयों में से कुछ को फिर से अपना लेता है और खुद को पूरी तरह से उनके बाद आने वालों के हवाले नहीं कर देता, तो वह अपनी खुशियों को बैलेंस करता है और इस तरह के बैलेंस में रहता है और अपनी हुकूमत उसे सौंप देता है जो पहले आता है और बारी जीतता है। और जब वह उसे ऊब जाता है तो दूसरों के हाथों में सौंप देता है। वह उनमें से किसी को भी बुरा नहीं मानता बल्कि उन सभी को बराबर बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। न तो यह किले की कोई सच्ची सलाह सुनता है और न ही उसे अंदर आने देता है। अगर कोई उसे कहता है कि कुछ अच्छी और अच्छी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं और कुछ बुरी इच्छाओं की, और उसे कुछ का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और दूसरों को सजा देनी चाहिए और उन पर काबू करना चाहिए, जब भी यह बात उसे उससे दोहराई जाती है तो वह अपना सिर हिलाता है और कहता है कि वे सब एक जैसे हैं और एक दूसरे जितना ही अच्छा एक दूसरे जितना ही अच्छा है। हाँ, उसने कहा, उसके साथ ऐसा ही होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। हाँ, मैंने कहा, वह दिन ब दिन समय की भूख मिटाता रहता है और कभी कभी वह शराब और बांसुरी के धुनों में डूबा रहता है। फिर वह पानी पीने वाला बन जाता है और पतला होने की कोशिश करता है। फिर वह जिम्नास्टिक करने लगता है, कभी कभी आलस करता है और सब कुछ नज़रअंदाज कर देता है। फिर एक फिलोसोफर की ज़िंदगी जीने लगता है। अक्सर वह पॉलिटिक्स में बिजी रहता है और उठकर खड़ा हो जाता है और जो मन में आता है कहता और करता है। और वह अगर वह किसी योद्धा से मुकाबला करता है तो वह उसी तरफ चला जाता है, या बिजनेस करने वालों से तो फिर उसी तरफ। उसकी ज़िंदगी में न कोई नियम और न ही कोई नियम, और इस भटकी हुई ज़िंदगी को खुशी, आनंद और आज़ादी कहता है और इसी तरह वह चलता रहता है। उन्होंने जवाब दिया,
हाँ, वह पूरी तरह से आज़ादी और बराबरी चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा, उनकी ज़िंदगी अलग-अलग तरह की और कई तरह की है और कई तरह की और कई लोगों की कई लोगों की ज़िंदगी का एक उदाहरण है। वे उस स्टेट के जवाब में हैं जिसे हमने सुंदर और शानदार बनाया है, और कोई आदमी और कई औरतें उन्हें अपना मॉडल मानेंगे और उनमें कई तरह के गुण और तौर तरीके हैं। अभी तो फिर उसे डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़ा किया जाए, उसे सही मायने में डेमोक्रेटिक आदमी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यही उसकी जगह है। आखिर में सबसे खूबसूरत चीज़ आती है, इंसान और सरकार दोनों, तानाशाही और तानाशाह, इन सब पर हमें सोचना है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। तो फिर बताओ मेरे दोस्त, तानाशाही कैसे पैदा होती है? यह साफ है कि इसकी शुरुआत डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है, स्पष्ट रूप से। और क्या तानाशाही डेमोक्रेसी से उसी तरह नहीं है जैसे डेमोक्रेसी ओलिगार्की से? मेरा मतलब एक तरह से। कैसे? कुलीन तंत्र ने अपने लिए जो अच्छाई प्रस्तावित की है और जिस तरीके से उसे बनाए रखा था, वह बहुत ज़्यादा धन दौलत है। क्या मैं सही नहीं हूँ? हाँ। और क्या क्या दौलत की कभी न ख़त्म होने वाली चाहत और पैसा कमाने की बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी ओलिगार्की की बर्बादी की थी? सत्य है। और डेमोक्रेसी की अपनी अच्छाई है जिसकी कभी न मिटने वाली चाहत उसे ख़त्म कर देती है। क्या अच्छा है? मैंने जवाब दिया, आज़ादी। जैसा कि वे आपको डेमोक्रेसी में बताते हैं, यह स्टेट की शान है और इसलिए सिर्फ डेमोक्रेसी में ही आज़ाद इंसान रहने की इज्जत करेगा। हाँ, यह कहावत हर किसी के जुबान पर है। मैं यह देखने जा रहा था कि इसकी कभी न ख़त्म होने वाली इच्छा और दूसरी चीज़ों की अनदेखी डेमोक्रेसी में बदलाव लाती है जिससे तानाशाही की मांग होती है। ऐसा कैसे? जब एक डेमोक्रेसी जो आज़ादी के लिए प्यासी हो, उसके दावत में पूरे प्याले वाले हों और उसने आज़ादी की ही तेज शराब बहुत ज़्यादा पी ली हो, तो जब तक उसके शासक बहुत ज़्यादा मानने वाले न हों उससे हो और उसे भरपूर शराब न पिलाएं, वह उनसे हिसाब मांगती है और उन्हें सजा देती है और कहती है कि वे शापित और अमीर लोग हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, यह बहुत आम बात है। हाँ, मैंने कहा, और वफादार नागरिकों को उससे गुलाम बेइज्जत से बुलाते हैं जो अपनी जंजीरों को गले लगाते हैं, और बेकार लोग उसके प्रजा शासकों जैसे होंगे और शासक प्रजा जैसे होंगे। ये उसके दिल के मुताबिक लोग जिनकी वह अकेले में और सबके सामने तारीफ और इज्जत करती है। अब ऐसे राज्य में क्या आज़ादी की कोई सीमा हो सकती है? हरगिज़ नहीं। धीरे धीरे वे यह अराजकता प्राइवेट घरों में रास्ता बना लेती है और जानवरों के बीच जाकर उन्हें इन्फेक्ट करके ख़त्म होती है। आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पिता अपने बेटों के लेवल पर आने और उनसे डरने का आदी हो जाता है, और बेटा अपने पिता के लेवल पर होता है। उसे अपने माता पिता में से किसी के लिए कोई श्रद्धा इज्जत नहीं होती, और यह उसकी आज़ादी है और मैट्रिक नागरिक के बराबर है, और नागरिक मैटी के बराबर और अजनबी भी दोनों के बराबर हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यही तरीका है। फिर मैंने कहा, सिर्फ यही बुराई नहीं है, और भी कई छोटी बुराइयां हैं। ऐसे समाज में मालिक अपने स्टूडेंट से डरता है और उनकी चापलूसी करता है, और स्टूडेंट अपने मास्टर और ट्यूटर्स से नफरत करते हैं। जवान और बूढ़े सब एक जैसे होते हैं, और जवान आदमी बूढ़े के बराबर होता है और बातों या कामों में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, और बूढ़े आदमी को नीचा दिखाते हैं और खुशमिजाज होते हैं। वे उदास और ऑथोरिटेटिव समझे जाने से कतराते हैं, और इसलिए वे जवानों के तौर तरीके अपना लेते हैं। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। लोगों की आज़ादी का आखिरी चरम तब होता है जब पैसे से खरीदा गया गुलाम, चाहे वह मर्द हो या औरत, अपने अपने खरीदार जितना ही आज़ाद होता है। और मुझे दोनों जेंडर के लोगों की आज़ादी और बराबरी के बारे में बताना भी नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि एसिलियस से कहते हैं, जो शब्द हमारे होठों पर आता है उसे क्यों नहीं बोलते? मैंने जो दिया मैं यही कर रहा हूँ। और मुझे यह भी कहना होगा कि जो नहीं जानता वह यकीन नहीं करेगा जो कि डेमोक्रेसी में इंसानों के राज में रहने वाले जानवरों को किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कितनी ज़्यादा आज़ादी और क्योंकि मिलती है। क्योंकि सच में, जैसा कि कहावत है, मादा कुत्ता भी अपने मालिक को जितनी ही अच्छी होती है, और घोड़ों और गधों को आज़ाद लोगों के सारे अधिकारों और इज्जत मिलती है, और अगर कोई उनके लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ता, वे अपने रास्ते में आने वाले इंसान
किसी भी इंसान पर दौड़ पड़ेंगे और सब कुछ आज़ादी से भर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, जब मैं गाँव घूमता हूँ तो मुझे अक्सर वही अनुभव होता है जो आप बता रहे हैं। आपने और मैंने एक ही सपना देखा है। और सबसे बढ़कर मैंने कहा कि इन सब के नतीजे में देखिए कि नागरिक कितने सेंसिटिव हो जाते हैं। वे अथॉरिटी के जरा से टच से ही बेसब्र हो जाते हैं और आखिर में, जैसे कि आप जानते हैं, बिना लिखे हुए हुए कानूनों की परवाह करना बंद कर देते हैं और उन पर कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा, मेरे दोस्त, ऐसी ही अच्छी और शानदार शुरुआत होती है जिससे गुलाम पैदा होते हैं। उन्होंने कहा, यह कोई वाकई शानदार है, लेकिन अगला कदम क्या है? ओलिगार्की के बाद डेमोक्रेसी की बर्बादी है। यही बीमारी आज़ादी से बढ़कर डेमोक्रेसी पर हावी हो जाती है। सच तो यह है कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अक्सर उल्टी दिशा में रिएक्शन पैदा करती है, और ऐसा सिर्फ मौसमों और सब्जियों और जानवरों की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा सरकार के तरीकों में होता है। सत्य, आज़ादी की मात्रा, ज़्यादा मात्रा चाहे राज्यों में हो या लोगों में, सिर्फ गुलामी की ज़्यादा मात्रा में ही बदल जाती है। हाँ, प्राकृतिक व्यवस्था। और इसीलिए डेमोक्रेसी से तानाशाही अपने आप पैदा होती है, और आज़ादी के सबसे ज़्यादा रूप से तानाशाही और गुलामी का सबसे गंभीर रूप पैदा होता है, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपका सवाल वह नहीं था। आप तो यह जानना चाहते थे कि वह कौन सी गड़बड़ी है जो कुलतंत्र और लोकतंत्र दोनों में एक जैसी पैदा होती है और जो दोनों को बर्बाद कर देती है। उन्होंने जवाब दिया, बस इतना ही। खैर, मैंने कहा, मेरा मतलब बेकार खर्च करने वाले लोगों के ग्रुप से था, जिनके लीडर्स जितने ज़्यादा हिम्मती होते हैं और फॉलोअर्स उतने ही डरपोक होते हैं। वही वही जिनकी हम ड्रोन से तुलना कर रहे हैं। कुछ बिना डंक वाले और कुछ डंक वाला होता है। बहुत ही सही तुलना। ये दोनों तरह के जीव हर उस शहर के लिए मुसीबत हैं जहाँ ये पैदा होते हैं। जैसे शरीर के लिए कफ और पित्त, और अच्छे डॉक्टर और राज्य के कानून बनाने वाले को समझदार मधुमक्खी मालिक की तरह उन्हें दूर रखना चाहिए। अगर हो सके तो उन्हें अंदर आने से रोकना चाहिए, और अगर वे किसी तरह अंदर भी आ गए हैं तो उन्हें उनके सेल्स को जितने जल्दी हो सके काट देना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, तो ताकि हम साफ साफ देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। आइए हम डेमोक्रेसी को 3 हिस्सों में बांट दें, जैसा कि वह है। क्योंकि सबसे पहले तो आज़ादी डेमोक्रेसी से ओलिगार्किकल स्टेट की तुलना में ज़्यादा ड्रोन पैदा करती है, यह सच है। और डेमोक्रेसी में तो ये निश्चित रूप से और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि ओलिगार्किकल स्टेट में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और ऑफिस से निकाल दिया जाता है, और इसलिए वे ट्रेनिंग नहीं ले सकते या ताकत नहीं जुटा सकते। जबकि डेमोक्रेसी में वे लगभग पूरी रूलिंग पावर होती हैं, और सबसे ज़्यादा समझदार लोग बोलते और काम करते हैं। बाकी लोग भी बीमा के बारे में बनाते रहते हैं और दूसरी तरफ से एक शब्द भी कहने नहीं देते। इसलिए डेमोक्रेसी में लगभग सब कुछ ड्रोन मैनेज करते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। फिर एक और वर्ग है जो हमेशा आम जनता से अलग होता जा रहा है। वह क्या है? वे व्यवस्थित वर्ग हैं जो व्यापारियों के देश में निश्चित रूप से सबसे अमीर होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसा ही है। वे सबसे ज़्यादा निचोड़े जाने वाले लोग हैं और ड्रोन को सबसे ज़्यादा शहद देते हैं। उन्होंने कहा, जिनके पास बहुत कम है उनसे बहुत कम निचोड़ा जा सकता है, और इससे अमीर वर्ग कहा जाता है, और ड्रोन उनका भक्षण करते हैं। उन्होंने कहा, लगभग यही बात है। लोग एक तीसरा वर्ग है जिसमें वे लोग शामिल हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं। वे राजनेता नहीं, और उनके पास जीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जब यह वर्ग इकट्ठा होता है तो यह लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा और सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है। उन्होंने कहा, सही है, लेकिन तब तक इकट्ठा होने को तैयार नहीं होती जब तक उन्हें थोड़ा शहद न मिल जाए। और क्या वे हिस्सा नहीं बांटते? मैंने कहा, क्या उनके नेता अमीरों से उनकी जायदाद छीन कर लोगों में नहीं बांट देते, और साथ ही यह भी ध्यान रखते हैं कि ज़्यादातर हिस्सा अपने लिए बचा कर रखें? उन्होंने कहा, हाँ, इस हद तक लोग शेयर करते हैं, और जिन लोगों को प्रॉपर्टी छीन ली जाती है उन्हें लोगों के सामने अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया जाता है जितना हो सके।
वे और क्या कर सकते हैं। और फिर भले ही उनमें बदलाव की कोई इच्छा न हो, दूसरे लोग उन पर लोगों के खिलाफ साजिशें रचने और अमीर लोगों के दोस्त होने का आरोप लगाते हैं। सत्य है। और आखिर में जब वे लोगों को देखते हैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अनजाने में, क्योंकि वे मुखबिरों के धोखे में आकर उनके साथ गलत करना चाहते हैं, तो आखिर में वे असल में अमीर बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे बनना नहीं चाहते, लेकिन ड्रोन का डंक उन्हें परेशान करता है और उनमें क्रांति पैदा करता है। यह बिल्कुल सच है। फिर एक दूसरे पर इम्पीच इम्पीचमेंट, जजमेंट और ट्रायल होते हैं। सत्य है, लोगों के पास हमेशा कोई न कोई चैंपियन होता है जिसे वे अपने ऊपर रखते और महान बनाते हैं। हाँ, यही उनका तरीका है। यही कोई यही कोई जड़ नहीं है जिससे एक तानाशाह पैदा होता है। जब वह पहली बार जमीन के ऊपर आता है तो वह एक रक्षक होता है। हाँ, यह तो बिल्कुल साफ है। तो फिर एक रक्षक कैसे तानाशाह में बदलना शुरू कर देता है? साफ है, जब वह वही करता है जो लाकियन ज्यूस के ऑर्केडियन मंदिर की कहानी में उस आदमी के बारे में कहा गया है। कौन सी कहानी? कहानी यह है कि एक इंसान के शिकार की अतड़ियों को दूसरे शिकारी की अतड़ियों के साथ मिलाकर चखा है। वह भेड़िया बनने के लिए किस्मत में लिखा है। क्या आपने यह कभी नहीं सुना? ओह हाँ। और लोगों का रक्षक भी उसके जैसा ही है। उसके पास पूरी भीड़ होती है। वह अपने रिश्तेदारों का खून बहाने से खुद को नहीं रोकता। झूठे झूठे इल्जाम लगाने के अपने पसंदीदा तरीके से वह उन्हें कोर्ट में लाता है और मार डालता है। इंसान की जान ले लेता है और अपनी गंदी जबान और होठों से अपने साथी नागरिकों का खून चखता है। कुछ को वह मार डालता है और दूसरों को देश निकाला दे देता है। साथ ही कर्ज खत्म करने और जमीन के बंटवारे का इशारा भी करता है। और इसके बाद उसकी किस्मत क्या होगी? क्या उसे या तो अपने दुश्मनों के हाथों नहीं मारना चाहिए या इंसान होने से भेड़िया यानी तानाशाह नहीं बन जाना चाहिए? जरूर, मैंने कहा, यह वह है जो अमीरों के खिलाफ पार्टी बनाना शुरू कर देता है, जो उसी समय कुछ समय बाद उससे बाहर दिया जाता है, लेकिन अपने दुश्मनों के बावजूद वह एक बड़ा तानाशाह बनकर वापस आता है। यह तो साफ है। और अगर वे उसे निकाल नहीं पाते या सबके सामने उस पर आरोप लगाकर मौत की सजा नहीं दिला पाते तो वे उसकी हत्या की साजिश रचते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यह उनका सामान्य तरीका है। फिर बॉडीगार्ड के लिए मशहूर रिक्वेस्ट आती है, ओ जो उन सभी लोगों का तरीका है जो अपने जालिम करियर में अभी तक पहुंच चुके हैं। लोगों के दोस्तों को, जैसा कि वे कहते हैं, उनसे दूर न होने दें। बिल्कुल, लोग तुरंत मान जाते हैं। उनका सारा डर उसी के लिए है। उनके पास खुद के लिए कोई डर नहीं है। बिल्कुल सच। और जब एक अमीर आदमी जिस पर लोगों का दुश्मन होने का आरोप भी है यह देखता है तो मेरा दोस्त, जैसा कि मैं भविष्यद्वक्ता के क्रोएशियस से कहा था, वह कंकड़ वाले हरमस के किनारे भाग जाता है और आराम नहीं करता और कायर होने में भी उसे शर्म नहीं आती। और यह बिल्कुल सही भी है। उन्होंने कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें फिर कभी शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन अगर वह पकड़ा जाता है तो वह मर जाता है। बिल्कुल। और वह जिसके रक्षक की हमने बात की थी, अब अपने भारी भरकम शरीर से मैदान को लादने वाला नहीं बल्कि खुद बहुतों को हराने वाला, राज्य के रथ पर लगाम हाथ में लिए खड़ा रहता है। अब रक्षक नहीं बल्कि पूरी तानाशाह है, पूरी तरह से तानाशाह। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। और अब आइए हम मनुष्य की खुशी पर विचार करें और उस स्थिति पर भी जिसमें उसके जैसा प्राणी पैदा होता है। उन्होंने कहा, हाँ, आइए इस पर विचार करें। शुरू में अपनी ताकत के शुरुआती दिनों में वह मुस्कुराता रहता है और जिससे भी वह मिलता है उसे सलाम करता है। उसे तानाशाह कहा जा सकता है, जो सबके सामने और अकेले में भी वादा करता है, कर्जदार को आज़ाद करता है और लोगों को, अपने मानने वालों को जमीन बांटता है और हर किसी के साथ इतना दयालु और अच्छा बनना चाहता है। बेशक, उन्होंने कहा, लेकिन जब वह जीत या संधि से विदेशी दुश्मनों को खत्म कर देता है तो उनसे डरने की कोई बात नहीं रहती। तो वह हमेशा कोई न कोई युद्ध छेड़ता रहता है ताकि लोगों को एक लीडर की जरूरत हो सुनिश्चित होना। क्या उसका एक और मकसद भी नहीं है कि टैक्स देकर वे गरीब हो जाएं और इस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएं और इसलिए उसके खिलाफ साजिश करने की संभावना कम हो जाए? स्पष्ट रूप से। और अगर उसे शक होता है तो कि उनमें से किसी के मन में आज़ादी की भावना है और वह उसके अधिकार का विरोध करता है तो उसे दुश्मन के भरोसे छोड़कर ख़त्म करने का एक बहाना मिल जाएगा। और इन सभी कारणों से तानाशाह को हमेशा युद्ध छेड़ना पड़ता है, उसे जरूर। और अब वह अनपॉपुलर होने लगा। एक जरूरी नतीजा
फिर जो लोग उसे फंसाने में शामिल हुए थे और जो पावर में है, उनमें से कुछ लोग उससे और एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं, और उनमें से ज़्यादा हिम्मत वाले लोग जो हो रहा है उसके मुंह पर तंज कसते हैं। हाँ, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और तानाशाह, अगर वह राज करना चाहता है तो उसे उनसे छुटकारा पाना होगा। वह तब तक नहीं रुक सकता जब तक उसका कोई दोस्त या दुश्मन किसी भी काम का हो। वह नहीं कर सकता, और इसलिए उसे अपने आसपास देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन बहादुर है, कौन ऊंचे विचार वाला, कौन बुद्धिमान है, कौन अमीर है, कौन खुश आदमी। वह उन सब का दुश्मन है, और चाहे या ना चाहे उसे उनके खिलाफ मौका ढूंढना चाहिए जब तक कि वह राज्य को साफ न कर दे। हाँ, उन्होंने कहा, और यह एक दुर्लभ शुद्धिकरण है। हाँ, मैंने कहा, इस तरह यह उस तरह का शुद्धिकरण नहीं है जैसा डॉक्टर शरीर से करते हैं, क्योंकि वे बुरा हिस्सा निकाल देते हैं और अच्छा हिस्सा छोड़ देते हैं। लेकिन यह वह उसका उल्टा है। अगर उसे राज करना है तो मुझे लगता है कि वह खुद की मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा, कितना अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ बहुत से बुरे लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर होना और उनसे नफरत सुनना या बिल्कुल न जीना। हाँ, यही विकल्प है। और नागरिकों के लिए उसके काम जितने ज़्यादा घिनौने होंगे, उसे उतने ही ज़्यादा साथी और उनसे उतनी ही ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत होगी, निश्चित रूप से। और वे समर्पित लोग कौन हैं, और वह उन्हें कहाँ से लाएगा? उन्होंने कहा कि अगर वह उन्हें पैसा देंगे तो वे खुद ही उनके पास आ जाएंगे। कुत्ते की कसम। मैंने कहा, कुत्ते की कसम? मैंने कहा, यहाँ और भी ड्रोन है, और हर तरह के, और हर देश से। उन्होंने कहा, हाँ है, लेकिन क्या वह उन्हें तुरंत पाने की इच्छा नहीं करेगा? आपका क्या मतलब है? वह नागरिकों से उनके गुलामों को लूट लेगा, फिर उन्हें आज़ाद कर देगा और अपने बॉडीगार्ड में भर्ती कर लेगा। उन्होंने कहा, पक्का? और वह उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। मैंने कहा, यह तानाशाह कितना खुशनसीब होगा, उसने दूसरों को मार डाला और ये उसके भरोसेमंद दोस्त हैं। उन्होंने कहा, वे बिल्कुल उन्हीं के तरह के हैं। हाँ, मैंने कहा, और ये वे नए नागरिक हैं जिन्हें उसने बनाया है, जो उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथी हैं, जबकि अच्छे लोग उससे नफरत करते हैं और उससे दूर रहते हैं। बिल्कुल, सच में ट्रेजेडी एक समझदारी वाली बात है, और यूरिपीडियस एक महान ट्रेजेडियन है। ऐसा किस लिए? क्योंकि वह गर्भवती कहावत का लेखक है। अत्याचारी बुद्धिमानों के साथ रहकर बुद्धिमान बनते हैं। और उसका मतलब साफ था कि वे बुद्धिमान हैं जिन्हें तानाशाह अपना साथी बनाता है। हाँ, उन्होंने कहा, और वे अत्याचार भी ईश्वरीय रूप में प्रशंसा करते हैं। और इसी तरह की अन्य कई बातें उन्होंने और दूसरे कवियों ने कही हैं। और इसलिए मैंने कहा, दुखद कवि बुद्धिमान लोग हैं। वे हमें और हमारे तरीकों से जीने वाले दूसरे लोगों को माफ़ कर देंगे अगर हम उन्हें अपने राज्य में नहीं लेते, क्योंकि वे जुल्म की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, जिनमें समझदारी है वे हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे, लेकिन वे दूसरे शहरों में जाकर भीड़ को इकट्ठा करते करते रहेंगे और सही, जोरदार और असरदार आवाज़ों को काम पर रखेंगे और शहरों को तानाशाही और लोकतंत्र की ओर खींचते रहेंगे। बिल्कुल सच। इसके अलावा उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं और सम्मान मिलता है, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। तानाशाहों से सबसे बड़ा सम्मान, और उसके बाद डेमोक्रेसी से सबसे बड़ा सम्मान। लेकिन वे हमारे संविधान की पहाड़ी पर जितना ऊपर चढ़ते हैं, उनकी इज्जत उतनी ही गिरती है, और सांस फूलने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते। सत्य है। लेकिन हम इस विषय से भटक रहे हैं। आइए हम वापस लौटे और पूछे कि तानाशाह अपनी उस सुंदर, बड़ी, अलग अलग और हमेशा बदलती रहने वाली सेना को कैसे बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर शहर में पवित्र खजाने हैं तो वह उन्हें जब्त करके खर्च कर देंगे, और जहाँ तक अमीर लोगों की दौलत काफ़ी होगी, वह उन टैक्स को कम कर पाएंगे जो उन्हें नहीं तो लोगों पर लगाने पड़ते हैं। और जब ये फेल हो जाते हैं, उन्होंने कहा साफ साफ, तो फिर उन्हें और उनके साथियों को, चाहे वे पुरुष हो या महिला, उनके पिता की जायदाद से ही गुजारा जाएगा। आपका मतलब यह है कि जिन लोगों से वह बना है वे ही उसका और उसके साथियों का भरण पोषण करेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, वे खुद ही मदद नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो अगर लोग गुस्से में आकर यह कहने लगे कि बड़े हो चुके बेटे को उसके पिता का सहारा नहीं होना चाहिए, बल्कि पिता को बेटे का सहारा होना चाहिए। पिता ने इसलिए नहीं बनाया या उसे जिंदगी में इसलिए नहीं बसाया कि वह उसका बेटा बड़ा हो जाए तो वह खुद अपने नौकरों का नौकर बने और उसके गुलामों और साथियों का सहारा दे, बल्कि इसलिए कि उसका बेटा उसकी रक्षा करे और मदद से वह अमीर लोगों
जैसा ही उन्हें कहा जाता है कि हुकूमत से आज़ाद हो सके, और इसलिए वह उसे और उसके साथियों को जाने के लिए कहता है, जैसा कोई दूसरा पिता अपने गुस्सैल बेटे और उसके बुरे साथियों को घर से निकाल देता है। उन्होंने कहा, भगवान की कसम, तब माता पिता को पता चलेगा कि वह अपने बेटे में किस राक्षस को पाल रहे हैं, और जब वह उसे बाहर निकालना चाहेंगे तो पाएंगे कि वह कमज़ोर है और उनका बेटा मजबूत है। क्यों? आपका मतलब यह नहीं है कि तानाशाह हिंसा का इस्तेमाल करेगा क्या? अगर वह इसका विरोध करे तो उसके पिता को पीटेगा। हाँ, वह ऐसा करेगा। पहले उसे हथियार से युग मुक्त कर देगा, तब वह एक हत्यारा और बूढ़े माता पिता का क्रूर अभिभावक होता है। और यह असली जुल्म है जिसके बारे में अब कोई गलती नहीं हो सकती। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग आज़ाद लोगों की गुलामी के धुएं से बचना चाहते हैं वे गुलामों के जुल्म की आग में गिर जाते हैं। इस तरह आज़ादी सारे सिस्टम और समझ से बाहर होकर गुलामी के सबसे कठोर और कड़वे रूप में चली जाती है। उन्होंने कहा, सच है, बहुत अच्छा। और क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमने तानाशाही के नेचर और डेमोक्रेसी से तानाशाही के बदलाव के तरीके पर काफ़ी चर्चा कर ली है? उन्होंने कहा, हाँ, काफ़ी है। पुस्तक 9। पुस्तक 9 आखिर में आता है। तानाशाह आदमी जिसके बारे में हमने एक बार फिर पूछना होगा कि वह डेमोक्रेटिक से कैसे बना है और वह कैसे जीता है, खुशी में या दुख में। उन्होंने कहा, हाँ, वह अकेला बचा है। हालांकि मैंने कहा, यह पिछला सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या सवाल? मुझे नहीं लगता कि हमने और भूख के नेचर और नंबर का ठीक से पता लगाया है, और जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, हाँ, जांच हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, चूक को पूरा करने में अभी देर नहीं हुई है। मैंने कहा, बिल्कुल सही। और जो बात मैं समझाना चाहता हूँ उस पर ध्यान दें। कुछ गैर जरूरी खुशियाँ और इच्छाएं मुझे गैर कानूनी लगती हैं। ऐसा लगता है कि यह हर किसी को वे मिलती हैं, लेकिन कुछ लोगों में वे कानून और तर्क से कंट्रोल होती हैं, और अच्छी इच्छाएं उन पर हावी हो जाती हैं। या तो वे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं या वे कम और कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि दूसरों के मामलों में वे ज़्यादा मजबूत होती हैं और उनकी संख्या ज़्यादा होती है। आपका मतलब किस भूख से है? मेरा मतलब उन लोगों से है जो जब जागते हैं तब सोचने समझने की शक्ति, इंसानी ताकत और राज करने की ताकत से सो जाती है। तब हमारे अंदर का जंगली जानवर खाना पेट भर खाना या पानी पीकर जाग उठता है और नींद से उठकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने निकल पड़ता है। और ऐसी बेवकूफ़ी या जुर्म नहीं, सिवाय इंसेस्ट या किसी और अजीब रिश्ते या पेरिसाइड या मना किया हुआ खाना खाने के जैसे। ऐसे समय में जब वह सारी शर्म और समझ से दूर हो गया हो, कोई आदमी करने के लिए तैयार न हो। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है, लेकिन जब किसी आदमी की नब्ज हेल्दी और ठीक होती है, और जब सोने से पहले उसने अपनी सोचने समझने की ताकत जगा ली होती है, और उन्हें अच्छे विचार और पूछताछ करते हुए ध्यान में खुद को इकट्ठा करते हुए पहले अपनी भूख को न ज़्यादा और न बहुत कम, बल्कि बस इतना शांत करने के बाद कि वे शांत हो जाएं, और उनके सुख दुख को ऊंचे सिद्धांत में दखल देने से रोक सकें, जिसे वह शुद्ध अमूर्तता के अकेलेपन में छोड़ देता है। अनजान के जान के बारे में सोचने और उसकी चाहत रखने के लिए आज़ाद, चाहे वह अतीत, वर्तमान या भविष्य में हो। जब वह फिर से भावुक तत्वों को शांत कर लेता है, अगर उसका किसी से झगड़ा है, मैं कहता हूँ, तब दो तर्कहीन सिद्धांतों को शांत करने के बाद वह तीसरे को जगाता है, जो कि तर्क है। आराम करने से पहले, तब जैसा कि आप जानते हैं, वह सबसे सच को पा लेता है और उसके काल्पनिक और गलत नज़ारों का शिकार बनने की संभावना सबसे कम होती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यह कहते हुए मैं एक विषय से भटक गया हूँ, लेकिन मैं यह बताता हूँ कि हम सभी में, यहाँ तक कि अच्छे लोगों में भी, एक अधर्मी जंगली जानवर जैसा स्वभाव होता है जो नींद में भी बाहर जागता है। कृपया सोचिए कि क्या मैं सही हूँ, और क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। और अब उस चरित्र को याद करें जिसे हमने लोकतांत्रिक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया था। माना जाता है कि बचपन में ही उसे एक कंजूस माता पिता के अंडर ट्रेनिंग मिली होगी। उन्होंने उसमें बचत करने की इच्छा को बढ़ावा दिया, लेकिन फालतू चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जिनका मकसद सिर्फ मनोरंजन और सजावट था। सत्य। और फिर
वह ज़्यादा सुलझे हुए बदतमीज़ लोगों की संगति में आ गया। उनके सभी बेहूदे तरीकों को अपनाते हुए अपने माता-पिता को नीचता से नफ़रत करते हुए दूसरी तरफ चला गया, जिसमें आखिर में अपने करप्ट लोगों से बेहतर इंसान बनकर वह दोनों तरफ खिंचा चला गया। और जब तक कि वह बीच में ही नहीं रुक गया, एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगा जो गंदी और गुलाम वाली नहीं थी, बल्कि जिसे वह अलग-अलग तरह के मज़े से ठीक-ठाक मानता था। इस तरह से अमीर आदमी से डेमोक्रेट कैसे पैदा हुआ? हाँ, उन्होंने कहा, उनके बारे में हमारा यही नज़रिया था और अब भी यही है। और अब मैंने कहा, साल बीत जाएँगे और तुम्हें इस आदमी से, जैसा वह है, एक बेटा पैदा करना होगा जो अपने पिता के उसूलों पर पला-बड़ा हो। मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ। फिर आपको आगे सोचना होगा कि बेटे के साथ भी वही होगा जो पिता के साथ पहले ही हो चुका है। वह पूरी तरह से गलत ज़िंदगी में खींच जाता है और जिसे उसके बहकाने वाले पूरी आज़ादी कहते हैं। और उसके पिता और उसके दोस्त उसकी मामूली इच्छाओं में हिस्सा लेते हैं और दूसरी पार्टी दूसरी इच्छाओं की मदद करती है। जैसे ही इन भयानक जादूगरों और जालिमों को लगता है कि वे उस पर अपनी पकड़ खो रहे हैं, वे उसमें एक मस्त जुनून भरने की कोशिश करते हैं ताकि वह उस पर राज कर सके। उसकी बेकार और खर्चीली वासनाएं एक तरह का भयानक पंखों वाला ड्रोन है। यही एकमात्र छवि है जो उसे ठीक से बताएगी। उन्होंने कहा, हाँ, यही उनका सही इमेज है। और जब उसकी दूसरी वासनाएं धूप, इत्र मालाओं और शराब के बादलों के बीच और एक बिगड़ी हुई जिंदगी के सभी सुखों के बीच जब आज़ाद होकर उसके चारों ओर भिन भिनाने लगती है और उसके गुस्सेले स्वभाव में भरी इच्छा की चुभन को पूरी तरह से बढ़ाती है, तो आखिर में आत्मा का यह मालिक, जिसके गार्ड का कैप्टन पागलपन है, एक पागलपन में बदल जाता है। अपने अगर उसे अपने अंदर कोई अच्छी राय या इच्छाएं बनती हुई मिलती हैं तो उनमें थोड़ी सी शर्म बाकी रहती है, तो वह इन बेहतर असूलों को ख़त्म कर देता और उन्हें तब तक बाहर निकाल देता जब तक कि वह संयम को ख़त्म नहीं कर देता और पागलपन को पूरी तरह से अंदर नहीं ले आता। उन्होंने कहा, हाँ, इसी तरह से जालिम आदमी पैदा होता है। और क्या यही कारण नहीं है कि पुराने प्यार को तानाशाह कहा गया है? मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा, क्या शराबी आदमी में भी तानाशाह की आत्मा नहीं होती? उसके पास है। और आप जानते हैं कि एक आदमी जो पागल है और उसका दिमाग ठीक नहीं है, वह सोचेगा कि वह न केवल इंसानों पर बल्कि देवताओं पर भी राज कर सकता है। वह ऐसा करेगा। और सही मायने में जालिम आदमी तब पैदा होते हैं जब या तो नेचर या आदत या दोनों के असर में आकर वह नशे में धुत, कामुक, जोशीला हो जाता है। हे मेरे दोस्त, क्या ऐसा नहीं है? यकीनन ऐसा है। वह आदमी और ऐसी है उसकी शुरुआत और आगे वह कैसे जीता है। मान लीजिए, जैसा कि लोग मजाक में कहते हैं, आप मुझे बताते हैं, मैं सोचता हूँ कि उसके तरक्की के अगले कदम पर दावतें, मौज मस्ती और दरबारी और इस तरह की सब चीज़ें होंगी और प्यार उसके अंदर के घर का मालिक है और उसकी आत्मा की सभी चिंताओं को कंट्रोल करता है। यह तो पक्का है, हाँ। और हर दिन और हर रात इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और बहुत बड़ी हो जाती हैं और उनकी मांगे भी बहुत होती हैं। उन्होंने कहा, वे सचमुच हैं। अगर उसके पास कोई रेवेन्यू है भी तो वह जल्द ही खर्च हो जाता है। सत्य है। फिर कर्ज और उसकी संपत्ति में कटौती की बारी आती है। बिल्कुल। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता तो क्या उसकी इच्छाएं छोटे कौवों की तरह घोंसले में बीड़ लगाकर खाने के लिए जोर जोर से नहीं रो रही होंगी? और वह उसके उकसाने पर और खासकर खुद प्यार से और एक तरह से उनका कैप्टन है, पागल हो जाता है और यह पता लगाना चाहता है कि वह किसे धोखा दे सकता है या उसकी संपत्ति लूट सकता है ताकि वह उन्हें खुश कर सके। हाँ, ऐसा जरूर होगा। अगर उसे भयानक दर्द और तकलीफ से बचना है तो उसके पास पैसा होना ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो। उससे जरूर। और उन जैसे उसके अंदर सुखों का सिलसिला था और नए सुखों ने पुराने सुखों पर कब्जा कर लिया और उनके अधिकार छीन लिए, वैसे ही वह छोटा होने के कारण अपने पिता और माता से ज़्यादा होने का दावा करेगा। और अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा खर्च कर दिया है तो वह उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा ले लेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वह ऐसा करेगा। और अगर उसके माता पिता नहीं मानेंगे तो वह सबसे पहले उन्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सच। और अगर वह नाकाम रहा तो वह ताकत का इस्तेमाल करेगा और उन्हें लूट लेगा। हाँ, शायद। और अगर बूढ़ा आदमी और औरत अपने लिए लड़े तो क्या होगा मेरे दोस्त? क्या उस जीव को उन पर जुल्म करने में कोई अफसोस होगा? नहीं, उसने कहा, और मुझे उसके माता पिता के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हे भगवान, एडिमेंटस,
एक वेश्या के किसी नए नए प्यार की वजह से जो कोई जरूरी रिश्ता नहीं है, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि वह अपनी पुरानी दोस्त और अपने होने के लिए ज़रूरी माँ पर हमला करेगा, और जब वह उसके साथ एक ही छत के नीचे आएगी तो उसे दूसरे के अधिकार में कर रख देगा, या कि ऐसे ही हालत में वह अपने मुरझाए हुए बूढ़े पिता के साथ भी ऐसा ही करेगा, जो दोस्तों में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है, किसी नए खिलते हुए जवान के लिए जो ज़रूरी होने का उल्टा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करेंगे। तो फिर मैंने सोच कहा, सच में एक जालिम बेटा अपने माता पिता के लिए आशीर्वाद होता है। उन्होंने जवाब दिया, वह सचमुच ऐसा ही है।